नमस्कार। समसामयिक विषयों पर राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। अगले करीब 30 साल में दुनिया के 1/4 स्तनपायी जीवों के खत्म होने की आशंका है। कई अध्ययन ये बताते हैं कि रोजाना एक दांत वाले 3 गैंडे दुनिया से खत्म हो जाते हैं। दुनिया भर में 40,000 से भी कम हम्पबैक प्रजाति की व्हेल बची हैं। हर साल करीब 20,000 डॉल्फिन शिकार में मारी जाती हैं। दुनिया में 800 से भी कम पहाड़ी गोरिल्ला बचे हुए हैं। बाघों, शेरों की घटती तादाद सबके लिए चिंता है। पक्षियों की हर 8 में से 1 प्रजाति और करीब 5,000 पौधों की किस्मों पर खतरा मंडरा रहा है। जलवायु परिवर्तन के अलावा इंसानों और वन्य जीवों के बीच में टकराव इसकी बड़ी वजह है, लेकिन इंसानों और वन्य जीवों के बीच में इन संघर्षों की वजह पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इस बहस के बीच वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार की ताज़ा रिपोर्ट आई है, जो कहती है कि इंसानों और वन्य जीवों के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। जाहिर है, इस टकराव का सबसे ज्यादा नुकसान वन्य जीवों को ही हो रहा है। आज विशेष में बात होगी इस रिपोर्ट की, इंसानों और वन्य जीवों के बीच टकराव की, उनके कारणों की और उपायों की भी। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूपी सरकार की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इंसान और वन्य जीवों के बीच टकराव बढ़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इंसानी आबादी का बढ़ना, जिसका दबाव वन्य जीवों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। जंगल कम हो रहे हैं और वन्य जीवों के रहने की प्राकृतिक जगहें लगातार घट रही हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री जीन जैक रूसो ने कहा कि प्रकृति इंसान की तमाम जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन उसकी वासनाओं को पूरा करने का दम कुदरत के पास नहीं है। इंसान को प्रकृति से क्या चाहिए या उसकी जरूरतों की हद क्या है, इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। इंसान को रहने के लिए जमीन चाहिए, घर बनाने के लिए मिट्टी, गिट्टी, लकड़ी और तमाम तरह के सामान चाहिए। उसे अपने ऊर्जा और दूसरी जरूरतों के लिए खनिज चाहिए, पानी के लिए नदियां चाहिए और बिजली के लिए उन नदियों पर बांध भी चाहिए। इधर इंसान की न सिर्फ जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं, बल्कि उसकी बढ़ती आबादी जमीन और जंगल पर बढ़ते दबाव की वजह बन रही है। जंगल घट रहे हैं तो, और जंगल सारे घिरे हुए हैं आबादी से, तो अब इसमें 2 ही रास्ते हैं। या तो आप जानवर हटा दीजिए, या आप लोगों को सिखाइए कि ये जानवर जब निकला इनके साथ कैसे रहा जा सके, ताकि एडवर्स इनकाउंटर्स ना हो, लोग ना मारे जाए। इसका बहुत सहज पैरेलल ये है कि देखिए, जब किसी बिजी हाईवे पे जब एक्सीडेंट्स होती हैं तो हम वो रोड तो हटा नहीं देते या गाड़ियाँ हटा नहीं देते, हम ज़ीब्रा क्रॉसिंग बनाते हैं या ओवर ब्रिज बनाते हैं, या लोगों को हम सिखाते हैं कि लेफ़्ट राइट देखिए फिर क्रॉस कीजिए। तो ये सिंपल तरीके हैं जिससे रिजॉल्व किया जा सकता है ये सब सिचुएशन। दरअसल इंसान को लगता है कि जंगल का जन्म उसकी जरूरतें पूरा करने के लिए ही हुआ है। इंसानों का इतिहास बताता है कि वो आपस में भी शांति से नहीं रह सकते। ऐसे में वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व की बात सभ्यताओं से आगे की कहानी है। इंसान जंगलों का दोहन कर रहा है, इंसानी आबादियां जंगल की तरफ बढ़ रही हैं और जंगल में रहने वाले जीवों के लिए रहने की जगह लगातार घट रही है। एक बाघिन को एक सामान्य प्राकृतिक जीवन जीने के लिए करीब 20 वर्ग किलोमीटर का इलाका चाहिए। शेर और भी बड़े इलाके को अपना मानता है। एक बाघ औसतन 90 से 100 किलोमीटर इलाके में आजादी से रहने का आदी है। यानी जंगल में 100 शेर हों तो देश का बड़ा हिस्सा उनका मोहल्ला हो जाए। इधर आदमी बाघ बाघिन को इतनी जमीन देने के लिए राजी नहीं। टाइगर की संख्या बढ़ी है, वेराज जो टाइगर का हैबिटेट है वो घटा है। तो हमने नेशनल पार्क सैंक्चुरीज बना ली, लेकिन वो जो जगह है वो टाइगर के लिए काफ़ी नहीं है। और टाइगर जब ब्रीड करता है तो उसके बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो बाहर आ जाते हैं। और जहाँ पे एरिया नहीं है वहाँ पे अगर
वो डिटेक्ट हो गए आदमियों से तो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। अब दुधवा का केस ले लीजिए, दुधवा की बिल्कुल हार्ड बाउंड्री है, जंगल ख़त्म होता है, खेत शुरू होता है। होना तो ये चाहिए कि इंसान अपनी बस्तियों में रहें और वन्य जीव जंगल में। जिस तरह इंसान को अपनी आबादी में वन्य जीवों का रहना पसंद नहीं है, जाहिर है वन्य जीव भी इंसानी दखल से परेशान हैं। लेकिन इंसान की गतिविधियां जंगल में बढ़ रही हैं, इससे दोनों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूपी सरकार की एक साझा रिपोर्ट आई है, लिविंग विद द वाइल्ड, मिटिगेटिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड बिग कैट स्पेशीज इन उत्तर प्रदेश। ये रिपोर्ट बताती है कि इंसान और बाघों के बीच टकराव बढ़ रहा है। मानव आबादियों में बाघ के हमले बढ़े हैं, यानी जंगल से बेघर हुए जानवर अब इंसानी आबादियों का रुख कर रहे हैं। सवाल ये है कि जानवरों की इस हरकत के लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल ये भी है कि जंगल आखिर किसका है? लीना शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूपी सरकार की रिपोर्ट लिविंग विद द वाइल्ड, मिटिगेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमंस एंड बिग कैट स्पीशीज इन उत्तर प्रदेश बताती है कि एक बाघ को सुखी जीवन जीने के लिए 4 चीज़ों की दरकार होती है। ये है खाना, पानी, साथी और रहने के लिए सुरक्षित स्थान। लेकिन अगर ये ना मिले तो फिर वो इंसानी बस्तियों का रुख करते हैं और यहीं से शुरू होता है इंसान और बिग कैट्स यानी तेंदुए, गुलदार और बाघ के बीच टकराव। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूपी सरकार की रिपोर्ट बताती है कि वाघ वन क्षेत्र से ज्यादा जंगल के सीमावर्ती इलाकों में दिख रहे हैं। ये खेतों को अपना ठिकाना बनाने में लगे हैं। गन्ना और अरहर जैसी ऊंची फसलें इनके छिपने का ठिकाना बन रही हैं। रिपोर्ट बताती है कि दुधवा पीलीभीत इलाके में 2000 से 2013 के बीच कम से कम 156 लोग बाघ और तेंदुओं के हमले के शिकार हुए हैं। 7 से लेकर 70 साल तक पीड़ितों का अक्सर वन्य जीवों से सामना दुर्घटनावश हुआ है। ये रिपोर्ट उस धारणा को भी तोड़ती दिखती है कि तेंदुए सिर्फ अंधेरे में हमला करते हैं। इस दौरान जितने मामले दर्ज हुए हैं उनमें से ज्यादातर दिन के हैं। दुधवा पीलीभीत जो लैंडस्केप है, एकमात्र लैंडस्केप जहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे हमने 2009-10 से काम शुरू किया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। और इसमें हमारा जो मेन उद्देश्य था कि एक तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को समझें, स्पेशली जो टाइगर और लेपर्ड रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट केसेस, जो मानव वन्यजीव संघर्ष जिसको कहते हैं, और उसके अलावा ऐसी कुछ चीज़ें करें वहाँ पे जिससे ये ऐसी सिचुएशन सॉल्व हो जाए आसानी से। ये रिपोर्ट 5000 वर्ग किलोमीटर में फैले दुधवा पीलीभीत क्षेत्र पर आधारित है। इस इलाके में 4 महत्वपूर्ण वन रिजर्व हैं: दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इस इलाके में 2006 और 2012 के बीच हुए 90.1% मामलों में हमलावर तेंदुआ था। इंसान के अन्य 9.9% संघर्ष भालू, हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए हैं। वन्य जीवों के मामले में सिर्फ पीलीभीत में ही इस साल मार्च में कम से कम 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 2017 में यहां 21 लोग बाघ के हमले में मारे गए और एक बाघ को नरभक्षी घोषित किया गया। ये केंद्रित है बेसिकली ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट पे, जो एक मेजर इशू बन के आगे आया है। और इसमें 2-3 चीज़ें जो मेन हैं वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कब हो रहा है, किस सिचुएशन में हो रहा है, और कुछ यूनिक, कुछ नॉवल सुझाव हैं कॉन्फ्लिक्ट को हल करने के। इस रिपोर्ट के मुताबिक 50% तेंदुए बच्चों और भेड़ बकरी जैसे छोटे पशुओं पर हमला करते हैं।
बाघ बड़े जंतुओं जैसे भैंसा, घोड़ा और गायों को निशाना बनाता है। बाघ के 87% हमले जंगल के सीमावर्ती इलाकों और आसपास के गन्ने के खेतों में किए गए हैं। 13% मामलों में घटनास्थल मानव बस्तियों में बने घर हैं। हालांकि तेंदुओं के निशाने पर इंसानी बस्तियां ज्यादा हैं। 92.1% मामलों में तेंदुओं ने गांव या इसके आसपास के इलाकों में लोगों पर हमला किया। इनमें ज्यादातर हमले ठंड के मौसम में यानी अक्टूबर से फरवरी के बीच हुए, जब इंसान लकड़ियां बीनने सबसे ज्यादा जंगल में जाते हैं। वन्य जीवों के हमलों की घटनाएं जहां घट रही हैं, ये जंगल के वो इलाके हैं जो कृषि के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लीना शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। देश के कुछ खास इलाकों में जंगलों की तादाद घटी है, लेकिन समग्र रूप से अगर देखें तो देश भर में जंगलों की तादाद बढ़ी है। लेकिन जंगल और इंसान के बीच संतुलन की कड़ी जब टूटती है तो नुकसान दोनों तरफ होता है। लिहाजा इसके कारणों की पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। ये कारण सिर्फ प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे मानवीय हस्तक्षेप ही शायद सबसे बड़ा कारण है। आइए जानते हैं कि आखिर किन वजहों से इंसानों और वन्य जीवों के बीच संघर्ष होता है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि मनुष्य और वन्य जीवों में संघर्ष की घटनाएं काफी चिंताजनक हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष दरअसल किसे कहा जाए। दरअसल मानव और वन्य जीवों के बीच होने वाले किसी भी तरह के संपर्क के कारण जब इंसान, वन्य जीव, समाज, आर्थिक क्षेत्र, सांस्कृतिक जीवन, वन्य जीव संरक्षण या पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तब उसे मानव वन्य जीव संघर्ष कहा जाता है। यह संघर्ष मोटे तौर पर 4 तरीकों से दिखाई देता है। इसमें आर्थिक क्षति जैसे फसलों को नुकसान, पशुधन की मौत या जख्मी होना, वन्य जीवों पर हमले से मानवीय जीवन को नुकसान और इंसानों का प्रतिशोध में वन्य जीवों की हत्या करना या उन्हें नुकसान पहुंचाना शामिल है। अब हमें उन कारणों की भी पड़ताल करनी पड़ेगी जिनकी वजह से वन्य जीवों और इंसानों के बीच संघर्ष पनपता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 4.99% क्षेत्र ही वन्य जीवों के लिए सुरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जनसंख्या बढ़ने के कारण जंगलों का लगातार कटाव हुआ है, जिसके कारण वन्य जीवों के रहने और खाने की समस्या बढ़ी है। इस हालात में वन्य जीवों को अपने भोजन की खोज के लिए सुरक्षित क्षेत्रों से बाहर आने पर मजबूर किया है और यही मानव और वन्य जीवों में संघर्ष की स्थितियां पैदा करने का सबसे बड़ा कारण है। हमें यह भी समझना होगा कि धरती इंसान हो या वन्य जीव, सबके लिए समान रूप से संसाधन उपलब्ध कराती है और प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान अधिकार है। लेकिन जैसे ही यह संतुलन बिगड़ता है, संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। इसका इलाज तो अभी देखिए कुछ नहीं है। अभी ये एक आपको या तो जंगल बढ़ाना पड़ेगा या आपको ऐसी तरकीबें लानी पड़ेंगी जिससे जब जंगल से जानवर बाहर आ जाएं, उनको कैसे मैनेज किया जा सके एफिशिएंटली, ताकि अटैक्स ना हो। और इसमें एक वाइड वैरायटी ऑफ इंटरवेंशंस की ज़रूरत है। बीते सैकड़ों सालों से इंसान जंगलों को काटकर उसे अपने रहने लायक बनाने की कोशिश करता रहा है। ये उसका कुदरती स्वभाव है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि जानवरों के इंसानी बस्ती में आने के पीछे क्या कारण है। दरअसल इसके पीछे भी जानवरों की सहज प्रवृत्ति ही है। मसलन कैट फैमिली के बाघ और तेंदुआ, इनके इंसानों के साथ संघर्ष के सबसे ज्यादा मामले सुर्खियों में रहते हैं। कई वैज्ञानिक अध्ययन ये बताते हैं कि बाघों की सहज प्रवृत्ति ये है कि वो कम से कम प्रयास में ज्यादा से ज्यादा मीट यानी प्रोटीन हासिल करना चाहते हैं। बाघों या तेंदुओं का शिकार का दायरा भी बहुत कम होता है, यानी वो ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर तक ही शिकार के लिए घूम सकते हैं। यही वजह है कि इंसानी बस्तियों पर तेंदुओं और बाघों के हमले सबसे ज्यादा होते हैं। सहज प्रवृत्ति का एक और उदाहरण है हाथी। हाथियों को जंगल में उगे पेड़ पौधों से ज्यादा प्रोटीन, कैल्शियम और सोडियम इंसानी बस्तियों में उगे धान और रागी जैसी फसलों से मिल जाते हैं। इस तरह यह आसानी से समझा जा सकता है कि ये वन्य जीव क्यों इंसानी बस्तियों का रुख करते हैं। टाइगर के लिए घास है, गन्ना है, एक चीज़ है। गन्ने में कभी कभी आपका वाइल्ड प्रे भी आ जाता है। सो टाइगर अंतर नहीं जानेगा या मानेगा एक ग्रासलैंड में जो उसका
नेचुरल हैबिटेट आप मान सकते हैं, और गन्ने में जो आपका आर्टिफिशियल हैबिटेट आप कहते हैं उसके लिए नेचुरल है, वहाँ पे लोग भी काम कर रहे होते हैं और चांसेस जो इंटरेक्शन के बहुत बढ़ जाते हैं। जम्मू कश्मीर समेत कई दूसरे राज्यों में भालुओं के हमले हों, सुंदरवन और बाघ संरक्षित क्षेत्रों के आसपास बाघों के हमले, या पहाड़ी और कुछ मैदानी इलाकों में तेंदुओं और गुलदारों के हमले, इन सब के पीछे घटते संसाधन, बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप और वन्य जीवों को विरासत में मिली उनकी सहज प्रवृत्ति ही बड़े कारण हैं। इन्हें समझकर अगर कुछ व्यावहारिक और कुछ वैज्ञानिक उपायों को अपनाया जाए तो संघर्ष की स्थिति में दोनों तरफ के नुकसान को बचाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वनों में जीवन बसर करने वाले जीवों से मानव जाति का युगों युगों से खासा संबंध रहा है, लेकिन समय के साथ जिस तरह से मानव और वन्य जीवों में संघर्ष बढ़ा है वो चिंता का कारण बना हुआ है। टकराव की इस समस्या का निदान ढूंढना प्रकृति के संतुलन और मानव जाति के सह अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है। मानव और वन्य जीवों के संघर्ष को कम करने या खत्म करने के लिए रचनात्मक सोच और नए प्रयासों की जरूरत है। वन्यजीव वैज्ञानिकों ने इस समस्या के समाधान के लिए कई उपाय बताए हैं। इनमें कई स्थितियों में संरक्षित जीवों को छोड़कर वन्य पशुओं को मारना भी शामिल है। हालांकि वन्य जीवों को मारना मनुष्य और वन्य जीवों के संघर्ष को अब तक रोक नहीं पाया है, बल्कि कई मामलों में संघर्ष की घटनाओं में और बढ़ोतरी हुई है। वन्य पशुओं के कारण हुई मानवीय मौतों को रोकने के लिए वन्य जीवों के आगमन या स्थिति की सही जानकारी देने वाले तंत्र के विकास की जरूरत है। हाथी बहुल इलाकों में जहां हाथी झुंड में घूमते फिरते हैं, वहां रात के समय मनुष्यों के लिए रास्ता बंद करने की जरूरत है। इसके अलावा हाथी से बचने की चेतावनी भी दी जानी जरूरी है। वन्य जीवन संरक्षणकर्ता SMS अलर्ट के जरिए भी पशुओं की स्थिति की जानकारी और चेतावनी दे सकते हैं। इसकी मदद से मानव जीवन, फसल और संपत्ति की रक्षा की जा सकती है। जंगलों के बीच बसे गांवों में सुरक्षित आवास, बिजली, शौचालयों के निर्माण और परिवहन सेवा को बेहतर बनाकर भी मानव और वन्य जीवों के संघर्ष को कम किया जा सकता है। पशुओं के प्राकृतिक आवास को खनन, मानवीय बस्तियों को बसाने और दूसरे विकास के कामों के लिए लगातार उजाड़ा जा रहा है। ऐसी स्थिति में वन्य जीव आसपास के आवासीय इलाकों में और खेतों में चले जाते हैं, जिससे मनुष्यों से उनके टकराव की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे खास स्थानों की पहचान कर उनकी घेराबंदी या बिजली युक्त बाड़ लगवाई जा सकती है। खतरनाक वन्य जीवों पर आरोप लगाने की बजाय ऐसे समस्याग्रस्त जगहों की पहचान कर वहां के लोगों को समय समय पर सतर्क करते रहने की भी जरूरत है। हम लिव एंड लेट लिव के पॉलिसी पे चलते हैं और ये बहुत ही यूनिक है पूरे वर्ल्ड में। तो हम ये भी चाहते हैं कि बाघ या तेंदुए या हाथी ये सब भी रहें, और इन्हीं के लिए ये प्रोटेक्टेड एरिया जैसे दुधवा और पीलीभीत गठित की गई है। अब इनको तो आप दीवार से घेर नहीं सकते, और जब आप अच्छी तरह संरक्षण करेंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी इसमें, क्योंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इंडिविजुअल्स कुछ बाहर आएंगे, और मेन इंटेंशन ये होना चाहिए स्टेट का कि ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम्स जगह में लाएं जिससे जब ये जानवर बाहर आते हैं इनको मैनेज किया जा सके अच्छी तरह से। माइक्रोचिप या रेडियो कॉलर जैसी आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों को वन्य जीवों की गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां दी जा सकती हैं। इन यंत्रों को वन्य जीवों में आसानी से लगाया जा सकता है और इनके जरिए वन्य जीवों की गतिविधियों का पता भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा ड्रोन तकनीक का उपयोग कर वन क्षेत्र और उसके आसपास के वन्य जीवों पर निगरानी रखी जा सकती है। इस तकनीक का इस्तेमाल कर वन अधिकारी न केवल बड़े क्षेत्र पर निगरानी रख सकते हैं, बल्कि ये भी पता लगा सकते हैं कि वन्य जीव कब मानवीय इलाकों में प्रवेश करने वाले हैं। इन उपायों के जरिए मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष को कम किया जा सकता है। इस सब के अलावा बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे लगाकर और नए जंगलों का निर्माण कर वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक निवास में रहने की सुविधा मुहैया कराना भी बेहद जरूरी है। हम भी जो कंजर्वेशन काम कर रहे हैं इन्हीं स्पेसेस पे काम कर रहे हैं कि ये जो कनेक्टिविटी एरियाज हैं ये बरकरार रहें, सो दैट टाइगर्स जो हैं वो अनडिटेक्टेड मूव हों फ्रॉम, बिकॉज अगर उसको मूव करना है उसको स्पेस चाहिए मूव करने के लिए, तो वो मूवमेंट के लिए वी आर वर्किंग कंजर्वेशन के लिए कि वो स्पेसेस जो हैं वो इंटैक्ट रहें ताकि कॉन्फ्लिक्ट कम हो। देश में अभी मानव और वन्यजीव संघर्षों को रोकने के लिए तकनीक का उपयोग अभी शुरुआती अवस्था में है। इसका मुख्य कारण इन तकनीकों की कम उपलब्धता और ज्यादा कीमत है। लेकिन कुछ सामान्य उपायों का उपयोग कर न केवल फसल, पशुधन और वन्य जीवों की क्षति को रोका जा सकता है, बल्कि वनों के नजदीक रहने वाले समुदायों के
जीविकोपार्जन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत सरकार ने देश के वन्य जीवन की रक्षा करने और प्रभावी ढंग से अवैध शिकार, तस्करी और वन्य जीवन के अलावा अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया। इस अधिनियम को जनवरी 2003 में संशोधित किया गया था और कानून के तहत अपराधों के लिए सजा और जुर्माने को और ज्यादा कठोर बना दिया गया। वन्य जीव अपराधों की रोकथाम, अवैध शिकार पर लगाम और वन्य जीव उत्पादों के अवैध व्यापार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सरकार ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों के अवैध शिकार, उनके हाड़ मांस और खाल के व्यापार को रोकना है। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण देता है। इस अधिनियम में कुल 6 अनुसूचियां हैं जो अलग अलग तरह से वन्य जीव को सुरक्षा प्रदान करती हैं। अधिनियम की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के दूसरे भाग वन्य जीवन को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो अनुसूची 3 और अनुसूची 4 भी वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। वहीं अनुसूची 5 में वे जानवर शामिल हैं जिनका शिकार हो सकता है, जबकि अनुसूची 6 में संरक्षित पौधों की खेती और रोपण पर रोक है। वन्यजीव संरक्षण के लिए तो कानून तो बहुत विस्तार में लिखी गई है और पूरे वर्ल्ड में माना जाता है हमारा वन ऑफ द बेस्ट लॉज इन प्लेस है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तो काम है और हमारा भी, क्योंकि हम संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन है तो हम इसका पालन तो किया ही जाता है हमेशा। पर अक्सर क्या होता है, ये जो लॉज है ये लोगों के पास लोग नहीं जानते इसके बारे में। जैसे कई जगह पे तेंदुओं को पीट पीट के मार दिया जाता है, तो वहाँ पे ये इग्नोरेंस से होता है कि लोगों को पता ही नहीं कि ये एक जानवर है जिसे हमारा संविधान प्रोटेक्ट करता है। इस अधिनियम के तहत किसी वन्य जीव को पकड़ने की कोशिश करना, उन्हें नुकसान पहुंचाना पूरी तरह गैर कानूनी है। इसके अलावा वन्य जीवों के लिए बने अभयारण्य में आग लगाना, हथियारों के साथ प्रवेश करने पर रोक है। इस कानून के तहत जंगल के पेड़ पौधों को तोड़ना या काटना मना है। इसके साथ ही वन्य जीवों के शरीर के अंगों और चमड़ों का व्यापार करना, सजावट के तौर पर इस्तेमाल करना और उन्हें रखना पूरी तरह प्रतिबंधित है। वाइल्ड लाइफ एक्ट में जैसे कि मैंने आपको कहा सेक्शन 9 हो गया, जिसमें ये होता है कि आप किसको हंट कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते हो, जिसमें 3-4 शेड्यूल होते हैं। शेड्यूल 1 एनिमल होते हैं, शेड्यूल 2, 3 और 4 होता है। शेड्यूल 1 एनिमल्स को हाईली एंडेंजर्ड माना जाता है। टाइगर उसमें होते हैं, चिकारा, ब्लैक बक वगैरह उसमें होते हैं। तो उसमें क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो ऑफेंस होता है वो काफ़ी हाई होता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वन्य जीवों के शिकार करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। इस अधिनियम की अनुसूची 1 और 2 के तहत अवैध शिकार, अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान को नुकसान पहुंचाने पर कम से कम 3 साल की जेल सजा है, जो 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही 10,000 रुपए जुर्माना है। दूसरी बार इस प्रकार का अपराध करने पर यह सजा 3 से 7 साल की जेल हो सकती है और जुर्माना 25,000 रुपए तक लगेगा। वन्य जीवों के प्रति अपराध करने के लिए इस्तेमाल किए गए किसी भी उपकरण, वाहन या हथियार को जब्त करने का भी इस कानून में प्रावधान है। कानून ये बोलता है कि कोई भी जानवर का शिकार करना मना है और इसमें कैद भी है, फाइन भी है, दोनों चीज़ हैं सारे जानवरों के लिए। इसके अलावा जो कैद की सज़ा होती है शेड्यूल 1 के जानवरों के लिए वो है 7 साल तक। इस अधिनियम के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों ने समय समय पर वन्य जीव की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कई नियम और कानून पारित किए हैं। इसमें मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1873, ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1879, द वाइल्ड बर्ड एंड एनिमल प्रोहिबिशन एक्ट 1912, बंगाल राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1932, असम राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1954, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ 1952 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शामिल है। सरकार ने वन्य प्राणियों से जुड़े कानून को मजबूत और कड़ा बनाने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जनवरी 2003 में संशोधन किया। इसके तहत सजा और जुर्माने को और अधिक कठोर बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
तो ये था आज का विशेष, लेकिन आपको याद दिला दें कि आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और वहां आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।